तो हम यहाँ फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और उनके पहले कुछ फार्मूलाज और बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होंगे। तो हम जान लेते हैं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁶ अर्ग होता है। ये जूल जो है SI यूनिट है वर्क का और अर्ग जो है CGS यूनिट है वर्क का। वैसे ही कैलोरी जो है ये यूनिट है हीट का एंड यूनिट हीट 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल होते हैं एंड ऑब्वियसली 4.2 इंटू 10⁶ अर्ग होता है। इसे हम हीट के भी यूनिट्स कह सकते हैं। और जानते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसका मतलब है कि मैं वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वेपर से वाटर, वाटर से वेपर। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर का ये इनका वैल्यू होता है 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स, 540 ग्राम पर कैलोरी पर ग्राम। फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जिसका मतलब है कि आइस से मैं वाटर और वाटर से आइस में कन्वर्ट होंगे, तो उस वक्त लैटेंट हीट होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। फिर है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जिसे हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन भी कर सकते हैं। और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि 1 मतलब ln मतलब हो गया नेचुरल लॉग, तो log 2 होता है 0.693। ये वैल्यू हम याद रखेंगे तो इजी होगा। log हाफ होता है -0.693। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं और डायटॉमिक गैस होते हैं, जिनमें जो एयर अगर लिखा है तो एयर मेनली डायटॉमिक गैस ही होती है। तो उनका एक Cp का वैल्यू है, Cv का वैल्यू है और गामा का वैल्यू है, वेयर गामा इज इक्वल्स टू Cp/Cv। तो ये वैल्यूज़ हमें पता होना चाहिए। मोनो एटॉमिक के लिए ये है 5/2 और Cv है 3/2 और गामा है ऑब्वियसली 5/3, जिसे हम 1.66 भी लिख सकते हैं। डायटॉमिक गैस के लिए ये है 7/2 और ये है 5/2 और ये है 7/5, जिसे हम 1.4 भी लिख सकते हैं। इतना ही ज़रूरत होता है। फिर देखते हैं कि एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट है। नंबर 1, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल U इज इक्वल्स टू 0 होता है और डेल T इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है। तो फिर डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W होता है। ये तो हमें पता है, ये तो थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसके लिए इस केस में क्या हो जाएंगे, डेल Q इज इक्वल्स टू डेल W और डेल W को हम P डेल V भी लिख सकते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सारे एप्लीकेबल होते हैं। और क्या, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल्स टू RT ln V2/V1। अगर नंबर ऑफ मोल्स कुछ है तो वो n भी लिख सकते हैं, nRT ln V2/V1। यह हमारे आइसोथर्मल के लिए है। और क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब मैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 ये अप्लाई कर सकता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसके बाद और क्या प्रोसेस है, इसके बाद एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं अडायाबैटिक प्रोसेस।
इस प्रोसेस में क्या है, हमारा डेल क्यू इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स के जो लॉ है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये क्या हो जाएंगे, डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी। तो ये एप्लीकेबल है हमारे अडायबेटिक प्रोसेस में। और क्या, वर्क डन इन अडायबेटिक प्रोसेस W इज इक्वल्स टू 1 गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। यहाँ भी जैसे V2 और V1 लिखा है, इस हर जगह जो 2 है ना, 2 है हमारा फाइनल, मतलब प्रोसेस शुरू होने के ख़त्म होने के बाद, एंड 1 है हमारा इनिशियल। यहाँ भी सेम चीज़ है, 2 हमारा फाइनल है और 1 इनिशियल है। हर जगह जो 2 है वो फाइनल होता है और 1 इनिशियल। तो प्रोसेस शुरू होने के पहले टेम्परेचर जो है T1 है, प्रेशर जो है P1 है, वॉल्यूम है V1। प्रोसेस ख़त्म होने के बाद टेम्परेचर T2, प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। ये इधर भी है, इधर भी है। और इसे फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायबिटिक प्रोसेस को R बाई गामा माइनस 1, इसके भीतर T1 माइनस T2। तो ये भी एक तरीका है W अडायबिटिक को रिप्रेजेंट करने का। और अडायबिटिक प्रोसेस में क्या है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। ये अप्लाई करेंगे। और जैसे ये कांस्टेंट है, वैसे ही इनमें एक और कांस्टेंट आएगा, P टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और एक है T V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये 3 जो स्टेप्स है, ये तीनों ही अडायबिटिक प्रोसेस के लिए है। तो जब मुझे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना होगा, तो फिर हम यहाँ P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल्स टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर एक रिलेशन मिल गया, तो हम इसमें जो भी अननोन है निकाल सकते हैं। यहाँ भी वैसे ही T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ऐसा करके हम यहाँ से भी कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये सारे चीज़ हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्या है, एक है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स डेल V इज इक्वल्स टू 0। अगर डेल V 0 है, और हम जानते हैं कि वर्क डन जो है डेल W इज इक्वल्स टू P डेल V होता है, तो ये भी 0 है, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, इसमें W इज इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U। तो ये हमारे आइसोबारिक प्रोसेस के थर्मोडायनेमिक्स के एक रिलेशन। फिर देख लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारा P जो है वो कांस्टेंट होता है, प्रेशर। तो यहाँ पर जो है डेल W, उसे हम लिख सकते हैं डेल W इज इक्वल्स टू P डेल V। और क्योंकि PV इज इक्वल्स टू RT होता है, तो P डेल V इज इक्वल्स टू R डेल T हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे R डेल T भी लिख सकते हैं। तो फिर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कैसे, इक्वेशन कैसे बन जाएंगे, डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W, और जिसे हम फिर लिख सकते हैं डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस R डेल T। ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। फिर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 2 टाइप्स के होते हैं गैस के लिए, एक
एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसे हम CV कहते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर जो है हम CP कहते हैं। एंड CV इज इक्वल्स टू डेल U बाई डेल T। देयरफॉर डेल U इज इक्वल्स टू CV डेल T लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल U इज इक्वल्स टू CV डेल T। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। फिर CP को क्या कहते हैं? CP है DQ बाई DT। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी होते हैं, वो हम फॉर टाइम बिंग n इक्वल्स टू 1 कंसिडर कर ले रहे हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं DQ इज इक्वल्स टू CP DT, जिसे हम डेल Q इज इक्वल्स टू CP डेल T भी लिख सकते हैं। इनका यूनिट क्या होता है? इनका यूनिट दोनों का ही यूनिट है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, दोनों का ही यूनिट ये है। और एक अब मैं इनको अगर यहाँ पुट कर दूँ तो लिख सकता हूँ कि डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस R डेल T, जहाँ मैं डेल Q के जगह मैं लिखूँगा CP डेल T इज इक्वल्स टू CV डेल T प्लस R डेल T, जहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल T काट कर CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R और CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो ये भी हमारा एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर हर ये CP हो या CV हो या R हो, सारे का यूनिट क्या है? CP CV या R, सारे का यूनिट क्या है? ये जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। और एक टर्म है गामा, गामा इज इक्वल्स टू CP बाई CV, ये भी हमें पता होना चाहिए। यही गामा जो है फॉर मोनो एटॉमिक गैस ये होता है, यहाँ पे हमने लिखा है ना गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ये होता है 5/3, डाया के लिए 7/5। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3 डेट मीन्स 1.66, डाया के लिए 7/5 डेट मीन्स 1.4। और क्या लिख सकते हैं और देख लेते हैं। एक है हीट इंजन और दूसरा है रेफ्रिजरेटर, जिसे हम हीट पंप भी कहते हैं, हीट पंप। तो हीट इंजन में ऐसा है कि ये हमारा हीट इंजन है, इनमें हमने Q1 हीट डाला है, यहाँ से Q2 हीट बाहर आ रहा है और वर्क जो है वो W है। यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है। यहाँ ये एक हीट पंप है, HP लिखता हूँ। यहाँ पर हम डाल रहे हैं Q2 और यहाँ पे डाल रहे हैं वर्क, और आउटपुट जो है वो Q1 है। ये Q2 जो T2 टेम्परेचर में है, ये Q1 जो है T1 टेम्परेचर में है, और ये वर्क यहाँ डाल रहे हैं। तो इनका रिलेशन है Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2, Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2। इनका एफिशिएंसी होता है Q2 बाई Q1, जिसे हम लिख सकते हैं इनका एफिशिएंसी होता है W बाई Q1, और W का हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाई Q1।
फिर उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2/Q1, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2/T1। क्यों? क्योंकि हमारा T2/T1 इज इक्वल्स टू Q2/Q1 होता है। ये रिलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पर हम एफिशिएंसी ईटा के इतने सारे फॉर्म्स देख लिए। ये सारे फॉर्म्स समय समय पे एप्लीकेबल होता है और हमें यूज करके आंसर निकालना पड़ता है। इस केस में क्या देखते हैं, Q2 एंड W इज इक्वल्स टू Q1। वही बात है, लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस W। यहाँ हम एफिशिएंसी नहीं लेकिन बीटा लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बीटा होता है हमारा Q2/W। अब Q2 को लिख सकते हैं, Q2 भी रहने देते हैं, और W को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो फिर हम इसे T2/T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी T2/T1 इज इक्वल्स टू Q2/Q1 होता है। तो इतने सारे फॉर्म्स हैं हमें बीटा लिखने का, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी जो है कैन नेवर बी 100%। एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकता। और यहाँ भी बीटा जो है वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। बीटा कैन बी मोर देन 1, बीटा 1 से ज़्यादा होगा, बट कैन नेवर बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बीटा को इन्फिनिटी होने के लिए वर्क को 0 होना चाहिए, और वर्क कैन नेवर बी 0, दैट्स वाई बीटा कैन नेवर बी इन्फिनिटी। और इनका 100% होने के लिए हमारा Q2 0 होना चाहिए, Q2 0 होना चाहिए, डैट मीन्स T2 भी 0 होना चाहिए, क्योंकि T2 0 हम अचीव कभी नहीं कर सकते 0 केल्विन, इसलिए Q2 भी 0 नहीं होगा, इसलिए एफिशिएंसी भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हमने हीट इंजन और हीट पंप के लिए जान लिया। अब इतने नॉलेज के साथ हम न्यूमेरिकल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ दे रहे हैं a lead bullet at 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्ट्राइक्स अ स्टील प्लेट एंड मेल्ट्स। तो एक बुलेट है लीड का बना हुआ, वह पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है, एक स्टील प्लेट को स्ट्राइक करता है और वो पूरा बुलेट मेल्ट हो जा रहे हैं। व्हाट वाज इट्स मिनिमम स्पीड, इस बुलेट का स्पीड क्या होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, वो हमसे पूछ रहे हैं। इस बुलेट का स्पीड क्या होना चाहिए। गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ द लीड इज 0.03। जो लीड है इसका स्पेसिफिक हीट दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड S इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड L लिख देते हैं, SL इज इक्वल्स टू 0.03। कुछ नहीं दिया है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इनका यूनिट कैलोरी, ग्राम इन्वर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स ले लूँगा। ठीक है। लैटेंट हीट क्या दिया है, L। लैटेंट हीट दिया है इज इक्वल्स टू 5 कैलोरी ग्राम इन्वर्स, ये इनका लैटेंट हीट है। मेल्टिंग पॉइंट दिया है, मेल्टिंग पॉइंट T2 इज इक्वल्स टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट प्रोड्यूस्ड इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द प्लेट एंड द बुलेट। तो ये स्ट्राइक करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो इस बुलेट, और जो बुलेट है वो बुलेट जाकर तो एक प्लेट पे हिट किया है और बुलेट पूरा मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के लिए पहले बुलेट कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में था, लेकिन मेल्ट होने के लिए 327 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो मैं इसलिए ले लिया हूँ, पहले 100 डिग्री में था, बाद में 327 डिग्री हो गया। और जो हीट प्रोड्यूस हुआ है मेल्ट होने की, ये स्ट्राइक होने पे, ये हीट हाफ ऑफ हुआ है। हाफ हीट यहाँ चला गया है प्लेट में और हाफ हीट है बुलेट में। इस हाफ हीट से ही बुलेट मेल्ट हुआ है, ये बात हमें समझ कर रखना है। और ये हाफ हीट और ये हाफ हीट दोनों मिलाकर जो टोटल हीट है, वो टोटल हीट कहाँ से आया है,
फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी, किनका, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी से। तो मैं ऐसा लेट कर लेता हूँ कि मास ऑफ बुलेट वो इज इक्वल्स टू mkg, ये है मास ऑफ द बुलेट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv², v मुझे नहीं पता तो वही निकालना है, सो इट इज़ हाफ mv² जूल, ये काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि मैंने सब ऐसा यूनिट में लिया है, ये जो मैं निकालूंगा वो भी मीटर पर सेकेंड में होगा। सो v² और ये m जो है kg में, सो इट इज़ जूल, हाफ mv²। इस पूरे काइनेटिक एनर्जी का हाफ ही है जो प्लेट में गया है, बुलेट में गया है, और हाफ गया है प्लेट में। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बुलेट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उसी हाफ काइनेटिक एनर्जी के जो हीट है उससे ही बुलेट हमारा मेल्ट हो गया। सो हीट एब्जॉर्ब बाय द बुलेट इज हाफ ऑफ हाफ mv², दैट मीन्स mv² बाई 4 जूल, इतना हीट हमारे बुलेट में गया है। ये जूल्स में मैंने लिख दिया इसे। अब इतने हीट से ही हमारा बुलेट मेल्ट हुआ है, तो बुलेट को मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए वो हम लिखते हैं एक जगह, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ बुलेट क्या होगा। सबसे पहले बुलेट जो सॉलिड में है उनका लैटेंट हीट जो है 5 कैलोरी पर ग्राम है, और हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट जो है, लीड जो है, वो 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन है। तो पहली बात, मुझे बुलेट जो मेटल का है उसे मेटल से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या हीट चाहिए वो देखूंगा, और फिर उस लिक्विड को 327 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए वो देखूंगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये बुलेट मेटल का है, क्या ये मेटल है, मेटल सॉलिड है, और ये क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा मेल्ट कर गया, मतलब लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड कितने डिग्री में बनेगा, ये बनेंगे 327 डिग्री सेंटीग्रेड में। मेटल कितने डिग्री में है, ऑलरेडी 100 डिग्री में है। तो देखिए इस 100 डिग्री से 372 डिग्री जाने के लिए कुछ हीट लगेगा। नंबर 1 हमारा मेटल ही था, मेटल 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेटल से 327 डिग्री सेंटीग्रेड मेटल बना, इसमें कुछ हीट लगा, और फिर वो 327 डिग्री मेटल में से 327 डिग्री लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसके लिए कुछ हीट लगा। तो ये 100 से 327 डिग्री तक जाने में जो हीट लगता है उसे हम कहेंगे MST, मतलब मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और फिर जो सॉलिड से फिर जब लिक्विड बनने के लिए जो हीट लगेगा उसे हम कहेंगे लैटेंट हीट। सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए जो हीट लगेगा उसे हम कहेंगे लैटेंट हीट, जिसे हम लिखते हैं ml से। तो फिर यहाँ पर वही दो हीट होगा, पहले लिख देता हूँ मैं, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर of bullet from 100 degree centigrade to 327 degree centigrade plus heat required to convert bullet from solid to liquid at
327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दो पार्ट है। तो इस पार्ट का जो हीट है उसे हम लिखेंगे MST और इस पार्ट का जो हीट है उसे हम लिखेंगे ML। अब S हमारा किस में दिया है, कैलोरी पर ग्राम इन्वर्स पर कैलोरी ग्राम इन्वर्स डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स, और हम इसे निकालने इक्वेट करने वाले हैं जूल से, तो हमें ये पूरे को जूल में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो S को अगर जो कैलोरी है 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.03 इंटू 4.2, ये हो गया जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसे अब मैं केजी में कन्वर्ट करूँगा तो 0.03 इंटू 4.2 इंटू 10⁻3, फिर इनका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया इनका S। तो मैं यहाँ पर M को कॉमन ले लेता हूँ दोनों से। हमारा S है 0.03 इंटू 4.2 इंटू 10⁻3, ये हो गया S। और T कितना है, T है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। T है होता है चेंज इन टेम्परेचर। कितना है चेंज इन टेम्परेचर, 327 पहुँचना है 100 से, मतलब 227 डिग्री सेंटीग्रेड है चेंज। तो यहाँ लिख देता हूँ 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया हमारा पहला टर्म ST, M कॉमन। और दूसरा टर्म क्या होगा यहाँ पर, प्लस फिर से M निकाल लेता हूँ, L है, L दिया है ऑलरेडी 5 कैलोरी पर ग्राम। तो अगर इसे भी कैलोरी पर ग्राम से मुझे कन्वर्ट करना है केजी पर जूल पर केजी में, तो कैसे लिखूँगा, ये है 5 कैलोरी को कन्वर्ट करना है जूल में, तो 4.2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, ये जूल हो गया। और नीचे ग्राम है, ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा ग्राम केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4.2 इंटू 10⁻3। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, M कॉमन ले सकते हैं, 4.2 इंटू 10⁻3 कॉमन ले सकते हैं पूरा। तो अंदर क्या रह जाएगा, 0.03 इंटू 227 प्लस 5, इतना अंदर रह जाता है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। ये M इंटू 4.2 इंटू 10⁻3, इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 227 इंटू 3, ये होंगे 1 कैरी 2 8 और यहाँ 6, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट मीन 6.81, तो 6.81 प्लस 5, सो ये हो जा रहा है M इंटू 4.2 इंटू 10⁻3 इंटू, इसे अगर ऐड कर दे तो 11.81 होता है। ये हमारा हीट है। ये हीट किस में है, जूल्स में है, और ये जूल में है। ये दोनों ही इक्वल होंगे, तो फिर हम इक्वेट करेंगे इसे। तो इसे अगर हम इक्वेट करें तो लिख सकते हैं mv²/4 इज इक्वल्स टू m इंटू 4.2 इंटू 10⁻3 इंटू 11.81। यहाँ से m और m कट, therefore v इज इक्वल्स टू √ओवर, ये 4 इधर अंदर चले जा रहे हैं, तो 4 इंटू 4.2 इंटू 11.81 इंटू 10⁻3। ठीक है, इसे अगर अब हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये 4
45.4 मीटर पर सेकेंड आएंगे और ये हमारा आंसर होगा। अगर कैलकुलेटर में नहीं सॉल्व कर सकते तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स फिर आपके एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होंगे, नहीं आएंगे ऐसे। अब यहाँ देख लेते हैं, कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ नायग्रा फॉल इज़ 50 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, सॉरी 50 मीटर हाइट है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फॉल। तो ये नायग्रा फॉल है, यहाँ से वाटर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, जब ये नीचे आए तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हीट में कन्वर्ट हो गया। तो अब हीट के कारण जो टेम्परेचर राइज है, राइज इन टेम्परेचर, वो हमें बताना है कि वाटर का यहाँ से जब नीचे आ गए वाटर तो कितना टेम्परेचर राइज हुआ है। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो वाटर है उनका मास था m, मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू m, m kg में ही लिखते हैं। ठीक है, और g जो है हमारा वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू mgh इज इक्वल्स टू m इंटू 9.8 इंटू 50। ठीक है, जूल्स, जूल लिख देता हूँ क्योंकि सारे SI यूनिट में लिया हूँ तो ये जूल। अब ये इतना ही हीट, ये पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा है और हमारे वाटर को हीट कर रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं हीट, जिससे वाटर हीट होगा, इज इक्वल्स टू क्या होता है, MST। M है मास ऑफ द वाटर, S क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, तो M है kg में, मैं इसे kg से पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो M 10⁻³ अब ये क्या हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा मास जो है ग्राम में। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम, तो इंटू 1। चेंज इन टेम्परेचर, यही तो मुझे निकालना है, T इंटू टी। अब ये पूरा टर्म किस में है, आप खुद देखिए, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सॉरी 1 ग्राम पर 1 केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। वो आप खुद देखिए, ये ग्राम इंटू कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर भी डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अगर मैं इसे पूरा लिखूंगा तो ये ग्राम ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड सेट कट जाएंगे, ये टोटल कैलोरी में आ रहा है। देयरफॉर ये जो मैं पूरा लिखा हूँ ये कैलोरी में है। ठीक है, अब मैं कैलोरी से अगर मुझे कन्वर्ट करना है जूल में, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, क्योंकि मैं इसे जूल में लिखा हूँ, मुझे इसे भी जूल में लिखना है, तो मैं इसे 4.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा जूल में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर नहीं करके इसे अलग से करूँगा, लिख देता हूँ इतना कैलोरी, सॉरी इतना कैलोरी है ये, और इस कैलोरी को अगर मैं कन्वर्ट करूँ जूल में तो मैं लिख सकता हूँ हीट इज इक्वल्स टू m इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू टी इंटू 4.2। अब ये है जूल में। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट करना है मुझे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट, सो m इंटू 9.8 इंटू 50 इज इक्वल्स टू m इंटू 10⁻³ इंटू, अब ये 1 को लिखने की कोई मतलब नहीं है, इंटू 4.2। ये m और m काट देता हूँ। अब t इक्वल्स टू मुझे निकालना है, सो t इक्वल्स टू ये 9.8 इंटू 5 अगर मैं करूँ, 9.8 9 इंटू 5, तो ये है 0 कैरी 4 49 और एक 0 और एक डेसिमल के बाद एक प्लेस। ठीक है, तो ये 490 होगा। इसे मैं लिख सकता हूँ इस पूरे को 490, सो 490 डिवाइडेड बाई
ये है 10⁻³ और ये है 4.2। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। इसे मैं लिख सकता हूँ 490 डिवाइडेड बाई 4200, ठीक है ना, लिख सकता हूँ इसे। एक जीरो को काट देता हूँ, सो 49 डिवाइड बाई 420। इसे अगर मैं देखूँ तो ये 7 से कट जाता है, 7 7 जा एंड 7 6 जा 60, सो इट इज़ 7/60। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं। 67, सो डेसिमल दूंगा पहले, फिर 1 टाइम्स में 60 क्या डी 10 डिवाइड 10, फिर 0, फिर 1 टाइम्स में 60 40 0, देन 6 टाइम्स में 360, फिर 40, फिर 6 टाइम्स में, सो इट विल गो ऑन, सो इट इज़ 0.1166 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू 0.1166 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर है इनका। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे एस का वैल्यू इनिशियली, एस जो है ये वाटर का स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैंने लिया था 1 कैलोरी पर ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर लिया हूँ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और मास ऑफ वाटर मैंने ग्राम में लिया है। तब जाकर ये सब काट कर ये कैलोरी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर कैलोरी को मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं 4.2 से ये पूरे को, तो अब देखिए यहाँ पर हीट इज इक्वल्स टू ये पूरा है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, फिर ये सेम चीज़ को मल्टीप्लाई किया हो 4.2 से ताकि ये जूल में कन्वर्ट हो जाए, फिर जूल और जूल को मैंने इक्वेट किया यहाँ पर। तो ये बात समझ कर रखना है कि मैं एस का वैल्यू 1 जब भी लेता हूँ दैट मीन्स इट इज़ इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसे मुझे फिर जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे 4.2 मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर यहाँ देख लेते हैं, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी व्हेन 5 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ये है 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, जिसका मतलब 2 केल्विन भी चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर 2 केल्विन है, क्योंकि दिस डिफरेंस सेम होता है। डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा लिख सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं, लेकिन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड और लिखते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड को लिख सकते हैं ना 273 तो 283 डिग्री 283 केल्विन लिख सकते हैं। वैसे ही इधर आप देखिए, वैसे ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड को लिख सकते हैं 293 केल्विन लिख सकते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आंसर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आंसर है 10 केल्विन। इसलिए डिफरेंस सेम हो सकता है, लेकिन 10 डिग्री मतलब कि 10 केल्विन ऐसा नहीं है। ये 10 डिग्री मतलब कि 10 केल्विन ये गलत है। लेकिन अगर टेम्परेचर में डिफरेंस इन सेंटीग्रेड 10 है तो टेम्परेचर में डिफरेंस इन केल्विन भी 10 होगा। इसलिए यहाँ पर जब टेम्परेचर का डिफरेंस 2 डिग्री और 0 डिग्री और 2 डिग्री है तो उनका डिफरेंस जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए डिफरेंस भी 2 केल्विन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या दिया है, मास दिया है, मास है 5 ग्राम इज हीटेड, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बीइंग दिस वन। तो हमें CV दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम 0.172 यूनिट पे गौर दीजिए, यह केल्विन पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इस यूनिट में ये दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमें ये पता है
कि डेल यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी होता है। एक फॉर्मूला है, हमने पहले देख के रखा है, तो इस फॉर्मूला में सिर्फ ये सब वैल्यूज़ हमें पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर एक एम भी होगा, तो एम सी वी डी टी। एम हमारा 5 ग्राम है, ठीक है, इंटू सी वी 0.172 केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डी टी जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यूनिट अगर मैं लिखूं तो इनका यूनिट क्या है, ग्राम, इनका यूनिट केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इनका यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं इसे काटूँ, इसे काटूँ, इसे काटूँ, इसे काटूँ, तो ये टोटल सिर्फ केल्विन में, मतलब ये जो पूरा निकाल रहा हूँ ये केल्विन में आ रहा है। ठीक है, मुझे इंटरनल एनर्जी अगर जूल में निकालना है तो हम जानते हैं कि 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो मुझे अगर इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 0.172 इंटू 2 इंटू 4.2 कर दूंगा, तो ये हो गया जूल्स। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो 5 इंटू 2 10, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 42 इंटू 0.172 जूल्स। अब इसे देख लेते हैं एक बार, 172 इंटू 42, इट इज 4 3, और यहाँ पर है 886, सो इट इज 4 to 12, अगेन 12, 7, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे, तो बेसिकली 7.224 जूल्स। यही हमारा आंसर है, यही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर देख लेते हैं, अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 10 to the power 6 9 per centimeter square pressure expands isothermally and its volume is doubled and then adiabatically until the volume is redoubled. The final pressure of the gas at when gamma is given 1.4. तो क्या हो रहा है, 2 बार एक्सपेंशन हो रहा है, एक बार आइसोथर्मल हो रहा है, दूसरी बार अडायबिटिक हो रहा है। आइसोथर्मल हो रहा है पहले, और दूसरी बार अडायबिटिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो इनिशियली क्या है, गैस का प्रेशर दिया है P1, लिख लेता हूँ, P1 जो है 10⁻6 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और क्या है, वॉल्यूम लिख लेता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम V1 था। इस हाल में आइसोथर्मल एक्सपेंशन करके इनका वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, मतलब कि P2 जो भी हो, लेकिन V2 जो है वो 2V1 है, ये बता दिए। ठीक है, अब इधर आते हैं, इसके बाद क्या क्या, कहानी ख़त्म नहीं, इसके बाद है अडायबिटिक करेंगे इनको, देन अडायबिटिक अंटिल वॉल्यूम इज रीडबल्ड। जब अब इनको अडायबिटिक करने जाएंगे तो इनका प्रेशर तो P2 है, वॉल्यूम V2 है, अब ये प्रेशर मान लेता हूँ P3 हो जाएगा और वॉल्यूम V3 हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि अडायबिटिक जब करने जा रहे हैं तो वॉल्यूम इज रीडबल्ड, फिर से डबल हो रहा है। इसका मतलब कि पहले जो V2 था, अब ये V3 जब कन्वर्ट होकर होगा तो ये 2V2 हो जाएगा। 2V2 को हम यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, 4V1 भी लिख सकते हैं यहाँ से। और प्रेशर मुझे नहीं पता, ये P2 जो है वही यहाँ पर P2 होगा, और P3 मुझे निकालना है, तो अल्टीमेटली मुझे P3 निकालना है। हुआ क्या, मैं फिर से बोलता हूँ, P1 V1 में गैस था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होने के बाद गैस P2 V2 में पहुँच गया, फिर P2 V2 को मैंने अडायबिटिक एक्सपेंशन करवाया और गैस अब P3 V3 में पहुँच गया, जहाँ पर रिलेशन दिया है V1 और V2 और V3 का,
कि V1 जो है एक बार डबल हो गए और फिर अगले बार फिर से डबल हो गए। तो V1 जो था एक बार डबल होकर 2V1 और फिर से डबल होकर 4V1 ये हो गया। प्रेशर का पहले प्रेशर दिया है इट वाज 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दूसरे का नहीं दिया और तीसरे का मुझे पूछ रहा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसा होता है, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और अडायबिटिक PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर PV कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 बस। अब यहाँ से लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल्स टू P1V1/V2, ठीक है। और हमारा V1 तो V1 है और V2 को 2V1 दिया है और P1 ऐसे ही लिखता हूँ। तो इसमें काट कर मैं लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल्स टू P1/2, ये हमारा P2 है, ठीक है। P1 का वैल्यू दिया है वो बाद में पुट करेंगे। इस साइड में क्या लिख सकते हैं ऐसा, देयरफॉर P2, हाँ क्योंकि यहाँ पर आ रहा है P2V2 और जा रहा है P3V3, सो P2V2 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P3V3 टू द पावर गामा। यहाँ से मैं P3 इज इक्वल्स टू P2V2/V3 टू द पावर गामा लिख सकता हूँ। P2 यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ P1/2, सो P1/2 और V2 कितना है, V2 है 2V1, यहाँ देखिए 2V1 और V3 कितना है 4V1 और टू दी पावर गामा, गामा है 1.4, ठीक है। इसे काट दूँ तो मैं लिख सकता हूँ P1/2 और ये 1/2 टू दी पावर 1.4। तो फिर इसे लिख सकता हूँ, या तो P1 दिया ही है ना कितना 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁶ डिवाइडेड बाई ये 2 है और ये 2⁻1.4 है, तो मैं 2⁻2.4 लिख सकता हूँ नीचे, और ये यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा P3 है। अगर कैलकुलेटर रहता तो 2⁻2.4 को सॉल्व कर इनका पूरा आंसर फिगर में निकाल सकते, नहीं तो आप इस हाल में भी इसे छोड़ सकते हैं। ये हमारा P3 है और करेक्ट है। यहाँ देख लेते हैं, कह रहे हैं कि आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में दिया है, ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एंड प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर अंडरगोज अडायबिटिक एक्सपेंशन। तो पहले वॉल्यूम कितना है, पहले वॉल्यूम है 1 लीटर और प्रेशर है 8 एटमॉस्फेयर, इनका अडायबिटिक एक्सपेंशन होता है until the pressure drops to 1 atmosphere। अडायबिटिक एक्सपेंशन होने के बाद प्रेशर जो है अब वो 1 एटमॉस्फेयर रह गया। एज्यूमिंग गामा टू रिमेन कांस्टेंट एट द वैल्यू ऑफ 1.5, गामा का वैल्यू 1.5 है या 3/2 है, ये बता दिए इन्होंने। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, मतलब मुझे V2 पूछ रहा है। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम एंड वर्क डन इन जूल्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन के समय जो वर्क हुआ है उसे भी पूछ रहा है कि वर्क डन इन जूल मुझे बताना है। इन जूल दे चुके हैं कि वर्क डन इन जूल, ठीक है। तो अडायबिटिक एक्सपेंशन का हमें रिलेशन पता है, अडायबिटिक प्रोसेस जब होते हैं तो PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं P1V1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2V2 टू द पावर गामा। यहाँ से हमें V2 निकालना है, तो ऐसा लिख सकते हैं P1 बाई P2 इंटू V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू V2 टू द पावर गामा, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकते हैं P1 बाई P2 टू द पावर 1 बाई गामा इज इक्वल्स टू V1, सॉरी
इंटू V1 इज इक्वल्स टू V2। ठीक है, यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। P1 कितना है 8, P2 कितना है 1 टू दी पावर 1 बाई गामा। गामा है हमारा 3/2, तो 1 बाई गामा क्या होगा 2/3, तो टू दी पावर 2/3 इंटू V1 कितना है 1 लीटर इज इक्वल्स टू V2। अब देखिए 8 टू दी पावर 2/3, तो 8 टू दी पावर 2/3 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, जब एनीथिंग टू दी पावर 8 टू दी पावर 1/3 है, इसका क्या मतलब होता है कि क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 8 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2। और फिर ये स्क्वायर है उसके सर पे, मतलब इनका पूरा स्क्वायर भी था, इनका पूरा स्क्वायर भी था, इनका पूरा स्क्वायर भी था, और इनका पूरा स्क्वायर भी था। दैट मीन्स इट इज़ 4। सो बेसिकली ये 8 टू दी पावर 2/3 जो है ये 4 है। 4 इंटू 1 इज़ V2। V2 कितना है 4 लीटर। लीटर क्यों, क्योंकि V1 भी लीटर में था तो V2 भी लीटर में होगा। तो ये हमारा पहला आंसर। अब हमें क्या कह रहे हैं, वर्क डन निकालना है। तो हम जानते हैं अडायबेटिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, तो बस वैल्यू सब पुट करते हैं। 1 बाई 1.5 माइनस 1 क्या होगा 0.5। P1 कितना है, P1 है 8, V1 है 1, सो P1 V1 हो जाएगा 8 माइनस P2 कितना है 1 और V2 है 4 लीटर है ना, तो ये हो गया 4। सो इट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 0.5 दैट मीन्स 8। लेकिन यूनिट क्या है इनका, प्रेशर को मैंने लिया है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को लिया है मैंने लीटर में। लेकिन मुझे किस में पूछा है यूनिट, इन्होंने जूल्स में पूछा है, तो मुझे सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 8 तो 8 है। एटमॉस्फेयर को सबसे पहले हम न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेयर जो है उसे हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख दिया। अब लीटर को किस में लिखना है, मीटर क्यूब में लिखना है। तो अब देखिए क्या होता है, हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तो ये 1 लीटर है, इसे 10 टू द पावर -3 से कर दूंगा तो 10 टू द पावर -3, अब ये हो गया मीटर क्यूब। इसे अगर पूरा सॉल्व करूँ तो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, काट कर लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को ही हम जूल्स कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये हमारा जूल में कन्वर्ट हो गया। इसे थोड़ा अच्छे से और कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 4 कैरी 2 0 1 8 डेसिमल के बाद 3 डिजिट इंटू 10 टू द पावर, ये 5 है -3 मतलब 2, जिसे फिर से लिख सकता हूँ 810.4 और आंसर ये जूल्स में। तो ये हमारा आंसर हो गया इन जूल्स। तो ये कन्वर्सन फैक्टर जो है ना वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने से ही ये याद हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। अब यहाँ देखते हैं, a small amount of gas at 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज सडनली compressed।
जब भी ये सडनली वर्ड ऐसा कुछ आएंगे ना, हमें समझ जाना होगा कि हमारा अडायबिटिक प्रोसेस हो रहा है। और जब भी स्लोली आएंगे स्लोली, तब समझना होगा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ सडनली है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस पहले किस में था, हमारा गैस था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन में है। ठीक है, इज सडनली कंप्रेस टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर। तो पहले प्रेशर जो भी था, अब कंप्रेस करने के बाद प्रेशर क्या हो गया, P2 इज इक्वल टू 8 P1 हो गया, 8 टाइम्स। ठीक है, इफ़ दी गामा इज इक्वल टू 1.5, फिर से बोल रहे हैं कि गामा जो है 1.5, दैट मीन्स 3/2 है। तो फाइंड आउट द राइज इन टेम्परेचर, मतलब मुझे T2 पूछ रहा है बेसिकली। T2 अगर मुझे पता चल गया तो मैं इनका सब्ट्रैक्शन करके राइज इन टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। तो अडायबिटिक प्रोसेस में हमें पता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और ये भी पता है कि ये तो P और V में रिलेशन है, लेकिन मुझे P और T में रिलेशन चाहिए। तो P टू द पावर 1 - गामा T टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये भी हमें पता होना चाहिए। और एक क्या रिलेशन है, TV टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये 3 रिलेशन है, जब जैसा ज़रूरत होगा हमें यूज करना होगा, तो हमें तीनों याद रहना चाहिए। हम यहाँ पर ये वाला रिलेशन लेंगे, सो लिख सकते हैं P1 1 - गामा T1 गामा इज इक्वल्स टू P2 1 - गामा T2 गामा। मुझे निकालना क्या है, T2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ T2 गामा इज इक्वल्स टू P1/P2 1 - गामा इंटू T1 गामा। अगर मैं बोथ साइड 1/गामा पावर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये लिख सकता हूँ T2 इज इक्वल्स टू P1/P2 1 - गामा/गामा इंटू T1। देखिए बोथ साइड मैंने 1/गामा से मल्टीप्लाई कर दिया इस पावर से, तो ये 1/गामा कट जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/गामा मतलब 1 - गामा/गामा, और यहाँ भी 1/गामा करूँगा तो ये कट जाएंगे, तो ये हो गया। अब P1 ही है, और P2 कितना है, 8 P1। यहाँ पर 1 - गामा/गामा कितना होता है देख लेते हैं। 1 - 1.5/1.5, दैट इज एक्चुअली माइनस 0.5/1.5, दैट इज माइनस, लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है ना, तो इट इज़ -1/3। और T1 कितना है, 300 केल्विन। इसे काट दूंगा, तो 1/8 टू द पावर -1/3 इंटू 300, -1/3 है, तो इसे मैं घुमा कर लिख सकता हूँ 8 1/3। अब माइनस चला गया, इंटू 800। 8 1/3 मतलब हुआ है 8 टू द पावर क्यूब रूट, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 में लिख सकता हूँ 8 को, सो इट इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2 इंटू 300, सो इट इज 600 केल्विन। T2 हमारा कितना है, 600 केल्विन। अब 600 केल्विन को हम डिग्री में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 600 - 273, ये होगा एक्चुअली 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट कर दिया। अब राइज कितना है, राइज इन टेम्परेचर है, पहले था, अभी हो गया 327 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइज इन टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड में हमने देखा। अगर केल्विन के नज़र से देखें तो अभी हो गया है 600 केल्विन, और पहले था 300 केल्विन। राइज इन टेम्परेचर 300 केल्विन। तो जो मैंने कहा था ना, डिफरेंस जो है हमेशा सेम आता है, लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं। तो राइज इन टेम्परेचर हम कह सकते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन, दोनों ही सही है।
यहाँ पर फिर देख रहे हैं फाइंड आउट द वर्क डन टू एक्सपेंड एन आइडियल गैस आइसोथर्मली। आइसोथर्मली किया है टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम था V1, अब जो दूसरा वॉल्यूम है V2 वो है ट्वाइस टू V1 है ये, और ये प्रोसेस जो है आइसोथर्मली हो रहा है। मुझे वर्क डन पूछ रहा है। हमें पता है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है RT ln V2/V1। यहाँ पर T मेंशन नहीं है तो हम ये T को T ही रहने देंगे, कैपिटल T। R हमें पता है, R का वैल्यू होता है R इज इक्वल्स टू 8.31 यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन। ये हमारा R का वैल्यू है। तो 8.31 T ऐसे रहने देते हैं एंड ln के साथ 2V1/V1, क्योंकि V2 है 2V1, यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 8.31 T ln 2। अब ये जो ln 2 है ना, जैसे हमने बोला था ln 2 और ln हाफ की वैल्यू हमें याद रखने से इजी है। तो 0.693 होता है ln 2 और ये होता हाफ होता है -0.693। तो हम यहाँ पर 8.31 इंटू 0.693 इंटू ये कैपिटल T ऐसे है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.76 T इसके आसपास ऐसे कुछ आएंगे। यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली यूनिट जूल होगा।